Guys, good morning. Welcome to my YouTube channel. Now the today's topic is स्मिथ चार्ट। देखो ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और ये वास्ट टॉपिक है थोड़ा सा। ये टॉपिक जो है जनरली लोग ईएमटी में छोड़ के चलते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज किए कि सर ये आप जो है स्मिथ चार्ट पे जो है बड़ा अच्छा वीडियो बना दीजिए। वैसे क्लास में मैं स्मिथ चार्ट पढ़ाता ही हूँ और ट्रांसमिशन लाइन का जो है वो भी पोर्शंस करवाता हूँ जो आपका स्विचिंग एक्शंस का है। तो स्मिथ चार्ट से रिलेटेड आज हम देखेंगे, थोड़ा सा डेरिवेशन करवाएंगे, फिर से रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी करवाएंगे आपको। क्लियर है क्या? स्मिथ चार्ट है क्या? स्मिथ चार्ट इज नथिंग बट इट इज अ ग्राफिकल टेक्निक टू फाइंड आउट द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और लोड इंपेडेंस और कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। इफ ट्रांसमिशन लाइन इज द कॉम्प्लेक्स, अगर हम ZL के वैल्यू अगर हम कॉम्प्लेक्स ले लें तो कॉम्प्लेक्स के केसेस में ये जो ट्रांसमिशन लाइन की कोएफिशिएंट्स को निकालने का जो तरीका है, ग्राफिकल टेक्निक्स है, दैट इज कॉल्ड स्मिथ चार्ट। क्या बोलेंगे इसको हम? स्मिथ चार्ट। ठीक है, चलिए स्मिथ चार्ट में हम यहां पर क्या कहिए, मान लिया द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इज ZL माइनस Z0 अपॉन ZL प्लस Z0। तो ये जो आपका नॉर्मल इंपेडेंस है, वो नॉर्मल इंपेडेंस क्या होगा? नॉर्मल जो होगा उसको क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस से हम डिवाइड कर देते हैं। तो जब कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस से डिवाइड किया तो ZL बाय Z0 दिस इज कॉल्ड नॉर्मलाइज्ड इंपेडेंस। क्या बोलेंगे इसको हम? नॉर्मलाइज्ड इंपेडेंस। So let's say the normalized impedance ZL is nothing but ZL is equal to X plus IY। मान लिया इस फॉर्म में आपका है ZL is equal to X plus IY। क्लियर है क्या? तो यहां पर जो भी है X plus IY मतलब कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है। क्लियर है क्या? तो मान लिया यहां पर जो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है X इज नथिंग बट, मान लिया यहां पर ZL का वैल्यू हम R plus JX, चलो मान के ही चलते हैं R plus JX। तो ये आपका रियल पार्ट, ये आपका बताएगा इंपेडेंस पार्ट। मतलब इंपेडेंस का एक हो गया रेजिस्टेंस और एक हो गया आपका रिएक्टेंस पार्ट। सो रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस पार्ट दिस इज नथिंग बट इंपेडेंस पार्ट। क्लियर है क्या? चलिए अब ये कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस यहां पर जो है, जब इसको उठा करके हम यहां पर रखेंगे इस इक्वेशन में टॉ एल की वैल्यू, तो ऑब्वियस है वो भी आपका क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स वैल्यू आएगा। क्या आएगा सर? आपका कॉम्प्लेक्स वैल्यू। मतलब टॉ एल इज नथिंग बट टॉ एल इज इक्वल टू, इसका भी एक रियल पार्ट होगा, टॉ एल का रियल पार्ट प्लस जे इंटू टॉ एल का इमेजिनरी पार्ट। इसी को बोलेंगे हम टॉ आर प्लस जे इंटू टॉ आई। दिस इज इक्वल टू टॉ एल एंड दिस इज नथिंग बट आर प्लस जे एक्स माइनस 1 अपॉन आर प्लस जे एक्स प्लस 1। क्लियर? अब यहां पर देखो, इसको वैल्यू यहां पर हम पुट कर दिए हैं। पुट करने के बाद यहां से देख रहे हैं कि जो इंपेडेंस की वैल्यू है वो आपका नॉर्मलाइज्ड कैसे फॉर्म में आएगा। तो यहां पर देखिए दोस्त, इसको क्या करेंगे हम? अलग अलग करेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं? R माइनस 1 प्लस जे एक्स इज अपॉन R प्लस 1 इंटू जे एक्स प्लस जे एक्स। दिस इज नथिंग बट R प्लस 1 माइनस जे एक्स एंड दिस इज इक्वल टू R प्लस 1 माइनस जे एक्स। अब इसको क्या कीजिए, रियल पार्ट अलग कीजिए, इमेजिनरी पार्ट अलग कीजिए। देखिए हम इतना लंबा करेंगे नहीं, रियल को रियल के साथ इक्वेट करना, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ इक्वेट करना, और इक्वेट करने के बाद जो फाइनल इक्वेशंस आएगा वो फाइनल इक्वेशंस आपका आएंगे सर, ये फाइनल इक्वेशंस आएगा आपका टॉ आर माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस टॉ आई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस आर का होल स्क्वायर। एक इक्वेशन ये बनेगा जब रियल को रियल के पार्ट से इक्वेट करेंगे। दूसरा इक्वेशन जो बनेगा जब इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे तो ये बनेगा टॉ आर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस टॉ आई माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या? तो ये कौन सा कर्व है सर? आपका रेजिस्टेंस कर्व है। दिस इज नथिंग बट रेजिस्टेंस कर्व। इसको क्या बोलेंगे हम? रिएक्टेंस कर्व। क्या बोलेंगे इसको हम? रिएक्टेंस कर्व। क्लियर है क्या? अब इस कर्व को ड्रॉ कीजिए। जब ड्रॉ करेंगे तो क्या दिख रहा है आपको? देखिए तो इसका सेंटर कितना दिखा? R अपॉन आर प्लस 1, और इसका रेडियस कितना दिखा? 1 अपॉन आर 1 प्लस आर। मतलब सेंटर इज R अपॉन 1 प्लस आर 0 एंड रेडियस इस सर्कल का दिखा 1 अपॉन 1 प्लस आर। अब R का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो सेंटर कितना बन गया दोस्त? 0 0 एंड रेडियस कितना बन गया दोस्त? 1। जब R का वैल्यू 1 रखेंगे, इनफाइनाइट रखेंगे, तो सेंटर बन गया आपका 1 0 और रेडियस बन गया आपका कितना? इनफाइनाइट, सॉरी 0। रेडियस कितना बन गया आपका? 0। चलिए अब इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो चलिए एक ले लिया मैंने, कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल है। सो दिस इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट टॉ आई एंड दिस इज इक्वल टू टॉ रियल पार्ट।
सो जब r का वैल्यू 0 है, सेंटर 0 0 रेडियस 1 है, सेंटर 0 0 एंड रेडियस 1, दिस इज नथिंग बट सेंटर 0 0 एंड रेडियस इज इक्वल टू 1, रेडियस इज इक्वल टू 1। अब जब r का वैल्यू इनफाइनाइट कर रहे हैं तो सेंटर 1 0 है और रेडियस 0 है, सेंटर 1 0 और रेडियस 0 एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है क्या? अब r का वैल्यू आप जैसे जैसे बढ़ाएंगे, जैसे जैसे r का वैल्यू बढ़ाएंगे, सेंटर शिफ्ट होता जाएगा कहां से, 0 to 1 के बीच में। मतलब सेंटर आपका शिफ्ट होता चला जा रहा है 0 से 1 के बीच में, मतलब सेंटर आपका यूं शिफ्ट होता चला गया 0 से 1 के बीच में, यूं 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 यूं, और r टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे कितना हो गया सर, 0। इसका मतलब r का वैल्यू जब 0 था, r का वैल्यू जब 0 था, और तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट्स की वैल्यू यहां पर हम देख रहे हैं क्या था, और r का वैल्यू 0 है और इस केस में आपका रेडियस कितना है, 1 था आपका, ठीक है। और ये कब हो गया, जब r का वैल्यू कितना हो गया, इनफाइनाइट। सो दिस कर्व इज कॉल्ड कांस्टेंट रेजिस्टेंस कर्व। क्या बोलेंगे इसको हम, कांस्टेंट रेजिस्टेंस कर्व। अब आते हैं कि कांस्टेंट रिएक्टेंस कर्व का क्या होगा इक्वेशंस। अब कांस्टेंट रिएक्टेंस कर्व की अगर हम बात करें तो कांस्टेंट रिएक्टेंस कर्व में देखिए तो सर सेंटर कितना हो गया, 1 and 1 by x, और रेडियस कितना हो गया, 1 by x। सो सेंटर इज 1 and 1 by x, सेंटर 1 and 1 by x, रेडियस कितना है आपका, 1 by x। जब x टेंड टू 0 करेंगे तो सेंटर कितना, 1 and इनफाइनाइट, एंड रेडियस कितना आपका, इनफाइनाइट। लेकिन जब आप x टेंड टू इनफाइनाइट करेंगे तो सेंटर कितना, 1 0 एंड रेडियस कितना आपका हो गया, 0। अच्छा, इस पॉइंट को तो लोकेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट को हम लोकेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या समझे सर, कि अगर हम x टेंडिंग टू इनफाइनाइट की बोलें, x टेंडिंग टू इनफाइनाइट पोजीशंस की बात करें, तो x टेंडिंग टू इनफाइनाइट पोजीशंस पे सेंटर आपका 1 0 है और रेडियस कितना है आपका, 0। सेंटर आपका 1 0 है, रेडियस आपका 0, इस पॉइंट को लोकेट करेगा। किस पॉइंट को लोकेट करेगा, इस पॉइंट को लोकेट करेगा। और आपको पता है कि अगर x की बात करें, अगर x नेगेटिव है मतलब कैपेसिटिव इफेक्ट है। कैसा इफेक्ट है, कैपेसिटिव। और x अगर पॉजिटिव है तो इंडक्टिव इफेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये रिएक्टेंस पार्ट है। और आपको पता है j ओमेगा l एंड माइनस j बाय ओमेगा c, ये दोनों केसेस किस में आते हैं। अगर इंडक्टर है तो प्लस j ओमेगा l, कैपेसिटर है तो माइनस j बाय ओमेगा c। So this is nothing but capacitive effect and this is nothing but inductive effect. So x का ये इनिशियल पोजीशन तो पता चल गया। अब जैसे जैसे x की वैल्यू को बढ़ाएंगे, अगर पॉजिटिव साइड बढ़ा रहे हैं तो इंक्रीज करेगा, नेगेटिव साइड मतलब टुवर्ड्स दिस वन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सो x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए बढ़ता चला जाएगा, यूं बढ़ता चला जाएगा, और x की नेगेटिव वैल्यू के लिए बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? सो दिस इज योर नथिंग बट दिस इज योर पॉजिटिव एंड दिस इज योर नेगेटिव। अब ये जो पॉइंट है, मान लिया दिस इज द पॉइंट P, मान लिया दिस इज द पॉइंट Q। अगर आपसे पूछा जाए कि P पॉइंट का सर क्या होगा, सर Q पॉइंट का क्या होगा, अगर आपसे यह पूछा जाए कि P पॉइंट का क्या होगा, Q पॉइंट का क्या होगा, तो उस केसेस में आप कैसे निकालेंगे P पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी या Q पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी। तो अभी ऐसे Q पॉइंट का अगर हम वैल्यू देखें तो यहां पर जो भी होगा R पॉजिटिव होगा, माइनस jx के फॉर्म में होगा। P पॉइंट की वैल्यू बताएं तो R प्लस jx पॉइंट की वैल्यू होगी। इसका मतलब क्या समझे कि अगर Q पॉइंट से क्लॉकवाइज मूव करें तो कैसा इफेक्ट देगा, इंडक्टिव इफेक्ट देगा। Q पॉइंट से क्लॉकवाइज मूव करें, एंटी क्लॉकवाइज मूव करें या क्लॉकवाइज मूव करें, ये डिपेंड करेगा आपका कि इंडक्टिव या कैपेसिटिव इफेक्ट। तो आप बताइए सर, अगर Q पॉइंट से क्लॉकवाइज मूव किए मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज करेगा। Q पॉइंट से हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, मतलब नेगेटिव रिएक्टेंस की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब कैपेसिटिव इफेक्ट है। कैसा इफेक्ट है, कैपेसिटिव इफेक्ट है। इसलिए सर कभी भी आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, देखो गेट में क्वेश्चन कैसे आता है, बोलेगा ये कहां है भैया, कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल है कि कहां है, मतलब कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल है। बोलेगा ये कौन सा ग्राफ है, कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल है। या पूछ देगा आपसे कि इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो ये जो पॉइंट है इसको बोलेंगे हम POC पॉइंट, और इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग PSC पॉइंट। सो दिस इज कॉल्ड POC पॉइंट एंड दिस इज कॉल्ड PSC पॉइंट। क्लियर है क्या? अब आता है कि स्मिथ चार्ट के केस में हम किस तरह से केसेस को लेके चल रहे हैं। स्मिथ चार्ट के केस में हम किस तरह से लेके चलेंगे क्वेश्चंस को। देखिए सर, लैम्डा बाय 2 लाइन और लैम्डा लाइन, यहां पर स्मिथ चार्ट में क्या होता है कि लैम्डा लाइन अगर चला, लैम्डा लाइन इन द ट्रांसमिशन लाइन कॉरस्पॉन्डिंग टू 720 डिग्री इन द स्मिथ चार्ट, स्मिथ सर्कल।
स्मिथ सर्कल में ये चलेगा कितना 720 डिग्री। मतलब अगर मुझे एक सर्कल घूमना है तो एक सर्कल घूमेगा तो कितना चलेगा, लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस मतलब 360 डिग्री, लैम्डा बाई 4 डिस्टेंस मतलब 180 डिग्री, लैम्डा बाई 8 डिस्टेंस मतलब 90 डिग्री। इसका मतलब क्या समझे कि अगर ये पीओसी पॉइंट है और अगर ये पीएससी पॉइंट है तो यहां पर अगर प्लस माइनस 180 डिग्री का टर्म अगर लेके देखें, दिस इज द 0 डिग्री पॉइंट अगर लेके देखें तो सर यहां पर देखेंगे कि अगर ये प्लस 90 डिग्री है या ये माइनस 90 डिग्री है, ये जो वेरिएशंस हो रहा है आपका, ये लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस है या लैम्डा बाई 4 डिस्टेंस है या लैम्डा बाई 8 डिस्टेंस है। इसका मतलब क्या समझे कि अगर किसी भी पॉइंट से यहां से स्टार्ट हुआ, इसी पॉइंट पर मुझे फिर से आना है, मतलब 360 डिग्री चलना है। कितना चलना है, 360 डिग्री चलना है। और आपको पता है 360 डिग्री मतलब कितना डिस्टेंस, लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस। और आपको पता है ट्रांसमिशन लाइन में पढ़े हैं सर आप कि एवरी लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंपेडेंस विल बी रिपीटेड। इसका मतलब क्या समझे कि एवरी टाइम लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस पे कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस जो है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन विल बी रिपीट करता हुआ चला जाता है कि जहां मैक्सिमम मिला फिर लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस पे मैक्सिमम मिलेगा, फिर लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस पे मैक्सिमम मिलेगा। लेकिन एक मैक्सिमम एक मिनिमा के बीच के डिस्टेंस कितना है, लैम्डा बाई 4। कितना है, लैम्डा बाई 4। इसका मतलब अगर आप क्वेश्चंस बनाएंगे स्मिथ चार्ट में तो बोलेगा कि एक मैक्सिमा और एक मिनिमा के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो लैम्डा बाई 4 डिस्टेंस है। और लैम्डा बाई 4 डिस्टेंस कितना बना रहा है, 180 डिग्री बना रहा है। कहां पर बना रहा है, 180 डिग्री। मतलब अगर पीओसी पॉइंट पे मैक्सिमा मिल रहा है तो पीएससी पॉइंट पे मिनिमा मिलेगा। क्या मिलेगा सर, मिनिमा। अगर दूसरा कंजुगेटिव मैक्सिमा चाहिए मुझे, तो अगर पीओसी पॉइंट पे मैक्सिमा मिला तो फिर से आ पाएंगे पीओसी पॉइंट पे, तो आपको फिर से मैक्सिमा मिलेगा। अगर यहां पर मिनिमा मिल रहा है तो फिर से 360 डिग्री चलेंगे तो फिर से मिनिमम मिलेगा। इसका मतलब क्या समझे, सेम केसेस हो रहे हैं आपके, जो ट्रांसमिशन लाइन में पढ़े हैं वही आपका स्मिथ चार्ट में है सर। सो दिस इज नथिंग बट ग्राफिकल टेक्निक्स। ये आपका क्या है सर, ग्राफिकल टेक्निक्स। क्लियर है क्या। थोड़ा सा मैं फास्ट बोलता हूं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में बोलें, थोड़ा सा धीरे बोलेंगे आपको, है ना। बट आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा, आई होप सो। अब इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है आपका, बोलेगा कि ये पॉइंट को मूव कर रहे हैं, ये इंजीनियरिंग सॉल्यूशन बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि ये पॉइंट आपका P है, इसको क्लॉकवाइज मूव करें या एंटी क्लॉकवाइज मूव करें तो कितना डिग्री बनाएगा एंगल, या कितना बार रोटेट करेगा, या कितना टाइम्स मैक्सिमम मिलेगा, या कितना टाइम्स मिनिमम मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो ऑलरेडी इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछ चुका है, गेट में भी पूछ चुका है एक बार। क्लियर है क्या। तो इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। गेट में सिंपल क्वेश्चन पूछ देगा आपको कि दिस पॉइंट P इज रोटेटेड टू क्लॉकवाइज ऑन एडिंग द इंपेडेंस इफेक्ट, कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस इफेक्ट, एडमिटेंस इफेक्ट, और कैसा इफेक्ट देगा। या ऐसा पूछेगा कि P इज मूव टू द क्लॉकवाइज देन देयर इज एडिशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, कैपेसिटिव इफेक्ट। यस, क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो कैसा होगा, कैपेसिटिव इफेक्ट। क्लियर है सर। सो दिस इज द स्मिथ चार्ट। स्मिथ चार्ट से रिलेटेड कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा आप लोगों को, है ना। स्मिथ चार्ट बेसिकली कुछ नहीं है, एकदम बेसिक फंडा है, इसमें कुछ नहीं है। दिस इज द ग्राफिकल टेक्निक्स। क्या है ये आपका, ग्राफिकल टेक्निक्स। और जो डेरिवेशन करवाए हैं उस डेरिवेशन से आपको पता चल गया कि इसको बोलेंगे हम कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल, इसको बोलेंगे हम कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल। थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।